Two young and bright faces of Aam Aadmi Party together, first time. आतिशी और अनमोल गगनमान, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में। आतिशी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद सरकार, ऐसा लगता है कि आतिशी आप संभाल रही हैं। तमाम मौक़ों पर सड़क पर उतरकर एक जुझारू नेता के तौर पर लड़ते हुए भी हम आपको देखते हैं। सरकार की जो पेचीदगियां हैं उसे कई बार संभालते हुए भी देखते हैं। कितनी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अगर हम इस देश का इतिहास देखें तो जब जब लोकतंत्र पर खतरा हुआ है, जब जब लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर लोकतंत्र को बचाया है। चाहे आप इमरजेंसी के समय की बात करिए, जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया, या कुछ ही दिन पहले आप चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की बात करिए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की चोरी के प्रयास को देश के सामने रख दिया और आम आदमी पार्टी के मेयर को, जो असली विनर थे उस चुनाव के, उनको मेयर घोषित किया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को पीएमएलए के तहत जेल में डाल रही है, ये भी एक लोकतंत्र पर हमला ही है। और हमें ये पूरा भरोसा है, हमें ये उम्मीद है कि जब जब लोकतंत्र पर हमला होता है तो सुप्रीम कोर्ट सामने आके लोकतंत्र पर को बचाता है। तो इस बार भी हम ये उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी का असर हमें वहां पर नजर आ रहा है, या सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से आने वाली है लोगों के बीच में, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इन्होंने डाल तो दिया है, लेकिन इसका जो रोष पब्लिक में है, जो पंजाबी इस चीज़ को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, कि आप किसी के साथ फेक एक केस बना के, और देश के सबसे ईमानदार नेता जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो क्रांति लेकर आए, दिल्ली में एक नई तरह की सियासत लेकर आए, जिनकी बातें विदेशों तक हुई कि ये भारत की राजधानी में कौन है जिसने एक चेंज जो लेकर आए, और उस इंसान को जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स और विकास की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आपने जेल में, मतलब वही दिखे आपको पूरे देश में जेल में डालने के लिए। तो पंजाब में इसका पूरी पब्लिक में बहुत बड़ा रोष है, और लोग जो जेल का जवाब वोट से देने की तैयार हैं पूरे। अनमोल जी, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का देखिए जन्म ही हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के जरिए, और आज उसी पार्टी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं। जो पार्टी ये कहती थी कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कट्टर भ्रष्ट पार्टी है। देखिए, बड़े बड़े नेता जेल में बैठे हुए हैं। तो इसका नुकसान तो नहीं हो रहा है कहीं पंजाब में वोटर्स की? जब आप बात करती हैं तो क्या मिजाज आपको देखने को मिलता है? ये पहले आप ये देखिए ना कि कौन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। भाजपा पार्टी कह रही है, जो खुद एक देश की अब तक के इतिहास की, जब आने वाले सालों में कोई पार्टी देश में ये बात होगी कि सबसे भ्रष्ट पार्टी आज तक की कौन सी रही है, तो वो भाजपा सरकार रही है। और उनको ईमानदार लोग पसंद नहीं है कि कोई नई सियासत करे। कोई, इनको एक ही काम रहा है भाजपा को, धर्मों की सियासत और धर्मों के नाम पे वोट लेना। और ये विकास करने वाले कौन आगे? वो अरविंद केजरीवाल जी, एक ऐसा चेहरा देश में उठा जिन्होंने एक नए तरह की पॉजिटिव पॉलिटिक्स लेकर आए। ये इनको बर्दाश्त नहीं होती, इनको काम करना पड़ रहा है। इनको अरविंद केजरीवाल जी वाली गारंटियाँ अब देनी पड़ रही हैं। ये सारा इनका एक ही मुद्दा है कि जो भी काम करने वाला सियासतदान उठ रहा है उसको दबाओ, लेकिन जितना दबाएंगे उतना ही हम लोग उठेंगे। हमारा जो इरादा है, उनके सिपाही हैं हम, अरविंद सर के, उन यंग बच्चों को उठाकर, आम घरों के बच्चों को उठाकर पॉलिटिक्स में डाला है, और चट्टान की तरह हम उनके साथ खड़े हैं, और जितना ये दबाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि पंजाब की सदन को इन्होंने थिएटर बनाकर रख दिया, कुछ नहीं होता, मुद्दों की बात नहीं होती।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि मुद्दों की बात नहीं होती, ये बहुत हास्यास्पद है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल पहले ये नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। अब महंगाई की बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो से ही बाहर कर दी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल पहले कहा था कि हर परिवार को 15 लाख रुपए देंगे, फिर कुछ समय बाद अमित शाह जी कहते हैं जुमला था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इस बार तो मैनिफेस्टो ने नौकरियों को उन्होंने बाहर ही निकाल दिया, अब तो 2 करोड़ की संख्या की भी बात नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहे कि कोई और मुद्दों की बात नहीं करता, तो ये वैसी ही बात है। अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह जी कह रहे थे ना कि जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा की बात कर रहा है, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और आज देश के लोगों ने अपना मन बना लिया है। देखिए, 2014 में लोगों ने एक उम्मीद के तहत भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि उन्हें लगा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं पे वायलेंस बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने कांग्रेस की सरकारों को 60-70 साल मौका दे लिया, अब एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी देखते हैं। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई कि शायद कुछ बदलेगा। 5 साल बीत गए, चलिए कुछ चेंज नहीं हुआ, पर सबके मन में ये बात थी कि चलो जी 5 साल ही हुए, इन्हें तो 70 साल मिले थे। अब 5 साल और बीत गए। अब 10 साल के बाद लोग भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं और उनके रिपोर्ट कार्ड में है नील बटे सन्नाटा। जब रिपोर्ट कार्ड में 0 आता है तो वो व्यक्ति, वो बच्चा फेल होता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी फेल होने वाली है चुनाव में। देखिए, जो डेट ट्रैप पिछली सरकारें हम लोगों को देकर गई हैं ना, जो उसको 1-2 साल में आप निकल नहीं सकते। उसका ब्याज उतारने के लिए भी टाइम लगता है। और उनके जो डेट ट्रैप, जो कर्जा पंजाब पे वो चढ़ा कर गए हैं, उसकी वजह से हम लोगों को सफ़र होने नहीं देंगे। लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है और 90% लोगों के पंजाब में जो बिजली के बिल है वो फ्री आ रहे हैं। हमारा सीएम साहब ने, भगवंत मान जी ने अपना थर्मल प्लांट खरीद लिया है सरकारी, अपनी झारखंड में कोयले की माइन चला ली है, हमारा जीएसटी पहले से बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, कम नहीं हो रहा हर चीज़ को। लेकिन जो पुरानी सरकारों ने डेट ट्रैप में डाला है, उससे तो निकलने के लिए कुछ। लेकिन यहाँ के राज्यपाल तो कह रहे हैं कि जो पंजाब सरकार ने फ्री की ढेरों योजनाएं चला रखी हैं, उससे कर्ज बढ़ा है। नहीं, वो राज्यपाल बोल रहे हैं ना। राज्यपाल जी वो बीजेपी के नुमाइंदे हैं यहाँ पे। देखिए, फ्री फैसिलिटीज़, जब पॉलिटिशियंस की बिजली फ्री है तो पब्लिक की क्यों नहीं हो सकती? पब्लिक क्यों सफ़र करे? हम क्यों बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो भाजपा जैसी सरकार कैसे बदलेगी? कैसे? पढ़े लिखे लोग भाजपा को वोट नहीं डालते। हम पढ़ाने पे लगे हुए हैं ताकि अच्छे पॉलिटिशियन चुने, अच्छी देश बने। और अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे दिल्ली में रेवोल्यूशन लेकर आए, हम लोगों ने पंजाब में 2 सालों में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। जो चीज़ हम पेन से कर सकते थे, मुख्यमंत्री साहब ने बिजली मुफ्त की। हमारी जो हेल्थ का मॉडल है, सेहत का मॉडल है, ठीक है, उस पे काम चल रहा है। ठीक है। तो ये बात हुई अरविंद केजरीवाल की। और और 2 आम आदमी पार्टी की 2 बड़ी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री, एक तरफ आतिशी शिक्षा मंत्रालय संभाल रही हैं और दूसरी तरफ टूरिज्म मिनिस्ट्री संभाल रही हैं अनमोल। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, एक ही सवाल का जवाब आप दोनों से लेना चाहता हूं। आतिशी, पहले आप, राहुल गांधी कैसे नेता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो सवाल है कि राहुल गांधी कैसे नेता हैं, ये एक सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसी पर चर्चा हो। वो ये नहीं चाहते हैं कि चर्चा उनके 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे हो। वो ये नहीं चाहते हैं कि चर्चा इस बात पे हो कि गैस का सिलेंडर 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया। वो ये नहीं चाहते हैं कि चर्चा हो कि पेट्रोल का दाम 70 रुपए से 100 रुपए पे पहुंच गया। वो ये नहीं चाहते हैं कि डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पे पहुंच गया। बिल्कुल कर लेंगे, इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। छोटा सा सवाल बस पूछा है मैंने, छोटा सा आंसर। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं और आज के दिन में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी की आरजेडी हो, मिलकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि आज के दिन में इंडिया अलायंस ने जितने मजबूती से
एकजुट होकर पब्लिक की सारी अपेक्षाओं के खिलाफ, मीडिया की सारी अपेक्षाओं के खिलाफ एक साथ रहकर इस तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोला है। और इस तानाशाह सरकार को जो हम मिलकर हराने वाले हैं, इस बात से भारतीय जनता पार्टी परेशान है और थोड़ा बहुत मीडिया भी परेशान है। जी, क्या सवाल है जी? राहुल गांधी कैसे है? देखिए, जैसे आतिशी जी ने बहुत अच्छा इसका जवाब दिया कि अभी सब एक साथ, जब तानाशाह बन रहा हो तो एक साथ होने में कोई हर्ज नहीं होता। ऐसी सरकार को गिराने के लिए जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो, देश के संविधान के लिए खतरा हो, लेकिन सभी लोग इकट्ठे हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, उसमें सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं है। मेरा जवाब है ये है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी ही अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट वही हैं। नहीं, लेकिन बस इसका जवाब चाहिए कि राहुल गांधी क्या आपको एक जिम्मेदार, मैच्योर नेता नजर आते हैं? उनमें वो बात है? क्योंकि देखिए, बात होती है कि इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन, तो उनका नाम भी उसमें भी राहुल गांधी का नाम लिया जाता है। तो वो कुव्वत, वो काबिलियत क्या राहुल गांधी में दिखती है? देखिए, भगवान के बनाए हुए सभी लोग अच्छे हैं और सभी एकजुट हैं, और अच्छी बात है कि इस देश में देश को आगे लेके जाने के लिए सभी पार्टीज़ ने गठबंधन किया है। और मेरे फेवरेट नेता एक ही हैं देश में, अरविंद केजरीवाल जी, और हमारे मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी। राहुल गांधी ईमानदार नेता हैं आपकी नजर में ना? देखिए, मैं किसी को कैसे रिपोर्ट कार्ड दे सकती हूँ, ये तो जनता बताएगी कि कौन कैसा है। जी आतिशी, देखिए, जैसा अनमोल जी ने कहा कि हम किसी को क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे कि क्या राहुल गांधी ईमानदार नेता है, क्या राहुल गांधी जी मैच्योर नेता हैं। रिपोर्ट कार्ड तो जनता देगी। और मुझे लगता है कि जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, जब से पहले फेज का पहला वोट पड़ा है, जनता का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल साफ है कि जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया है, जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया है, जनता ने महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ वोट दिया है, और जनता ने बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, जनता ने राहुल गांधी को वोट दिया है, जनता ने अखिलेश यादव को वोट दिया है, जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया है। और जब दिल्ली और पंजाब में वोट पड़ेगा तो जनता भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी, क्योंकि इस बार देश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले क्या क्या नहीं कर लिया। आपने भारत के इतिहास में कभी सुना था कि चुनाव से पहले एक नेशनल पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेंगे, एक दूसरे सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी जो विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा थे, इस देश की 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर थे, चुनाव की घोषणा के 5 दिन के अंदर अंदर उनको जेल में डाल दिया। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भाई इस मामले में, शराब घोटाले के मामले में शिकायतकर्ता तो खुद कांग्रेस पार्टी है। अब उनकी शिकायत पर कार्रवाई की हमने, ईडी ने एक्शन लिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई, तो अब उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, ये बात खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार की इतनी ही चिंता थी तो प्रफुल्ल पटेल के 70,000 करोड़ के एयर इंडिया स्कैम का क्या हुआ? अगर भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार की इतनी ही चिंता थी तो छगन भुजबल के महाराष्ट्र सदन स्कैम का क्या हुआ? अगर भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार की इतनी ही चिंता थी तो हेमंत बिस्व शर्मा के वाटर स्कैम का क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश का हर भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, किसी और पार्टी में ना रह जाए। और कितना सिंपल उनका फॉर्मूला है। पहले वो ईडी और सीबीआई को किसी के पीछे छोड़ते हैं, केस करते हैं, चार्जशीट करते हैं, बार बार बुलाते हैं, कहते हैं हम जेल में डाल देंगे। फिर वो नेता जादुई तौर से भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो पहला जादू हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर दूसरा जादू ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के कुछ महीने बाद सारी फाइलें खो जाती हैं, केसेस बंद हो जाते हैं, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाती है, केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। बताइए, ऐसा जादू आपने देश के इतिहास में पहले कभी देखा है? नहीं देखा है। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी इस पार्टी का नाम करना चाहिए। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है ना, उसको और बड़े पद मिलते जाते हैं।
मैं दूसरी बात आपको कहूंगी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है, ये इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ना सिर्फ सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल जाएंगे जिस दिन इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, ईडी के सारे अफसर जेल जाएंगे, सीबीआई के सारे अफसर जेल जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सारे अफसर जेल जाएंगे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए हफ्ता वसूली का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसे लेकर कहते हैं कि भाई हमने तो ऐसी व्यवस्था बनाई, वरना तो पहले ब्लैक मनी में चंदा पहुंच जाता था, नोटों के बंडल बैग्स पहुंच जाते थे पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में। हमने तो ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज पता चल पा रहा है कि किसने किसको कितना दिया। समीर जी, आपने वो देखी है 80s में ना, बहुत सारी बॉम्बे में वो फिल्में आती थी जिसमें वो बॉम्बे में डॉन होते थे। तो वो डॉन ना अपने 2 गुंडों को भेजता था, फिर वो किसी बाजार में जाके मार पिटाई करते थे, तोड़फोड़ करते थे, शीशे तोड़ते थे, दुकानें तोड़ते थे। फिर उसके बाद उस डॉन के दूसरे 2 आदमी आते थे, कहते थे हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम बस हफ्ता दे दो हमें, उसके बाद कोई गुंडा मार पिटाई नहीं करेगा। बिल्कुल यही इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इस पूरे मामले में हुआ है। पहले ईडी को भेजा जाता है, सीबीआई को भेजा जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, सारे बिजनेसेस पे रेड होती हैं, फिर वो कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से चढ़ा देती हैं भारतीय जनता पार्टी को, और छू मंतर सारे केस खत्म। आप एक एक करके सारे कंपनियों के डोनेशंस उठा के देखिए। जिस पर केस हुआ फ्यूचर गेमिंग, जिसने शायद सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिया है, सितंबर में उनके यहाँ रेड होती है, अक्टूबर में वो भारतीय जनता पार्टी को पैसा देते हैं, फिर नवंबर में उनके यहाँ पे रेड होती है, दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी को पैसा देते हैं, जनवरी में रेड होती है। जिसको आप हफ्ता कह रही हैं उसको हफ्ता मान लिया जाता और लोग मान लेते कि भाई ये जो गलत पैसे हैं वो दिए जा रहे हैं इसके बदले में। अगर वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा होता, यहां तो सारी पॉलिटिकल पार्टी को मिला है, डीएमके के पास भी गया, टीएमसी तो सेकंड नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के बाद। पर अंतर तो हफ्ता क्या सारी पार्टियों को मिल रहा था? अंतर इतना है कि 85% इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को गए और 15% इलेक्टोरल बॉन्ड्स मात्र बाकी सारी देश भर की पार्टियों को गए। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूं, मैं कहता हूं एक पैसा भी गया। अगर भ्रष्टाचार का पैसा आप कह रही हैं तो सारी पार्टियों को गया, आप ये मान भी नहीं है क्या? 121 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कंपनी से मिला जो कंपनियां घाटे में थी। भाई वो कंपनी पैसा कमा नहीं रही है तो भारतीय जनता पार्टी को पैसा दे कहां से रही है? क्या इस पे ईडी की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे किसी को जेल नहीं जाना चाहिए? लेकिन नहीं। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई का प्रयोग करके विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की है। और ये मैं आपको बता दूं, ये इनका स्टेप 1 है। चुनाव से पहले अपनी तानाशाही के माध्यम से ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता चुनाव ना लड़ पाए। ये पहला कदम है। और इसके बाद इनका प्लान है दूसरा कदम, जो ये बार बार कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कि इस बार 2024 में अगर वो चुनाव जीत गए तो 2024 इस देश का आखिरी चुनाव होगा, संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, इस देश में आरक्षण खत्म कर देंगे। उस पर आएंगे, वो संविधान बदलने वाला एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया। ईडी सीबीआई तो छोड़िए, अब एनआईए तक की एंट्री हो गई है। दिल्ली के एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। सिख फॉर जस्टिस से आम आदमी पार्टी को चंदा मिला, आतंकी संगठन है। अब वो कह रहे हैं कि एनआईए जांच होनी चाहिए इसकी। कर लीजिए जी, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी पे जांच ही जांच हो रही है। सीबीआई ने कर ली, ईडी ने कर ली, इनकम टैक्स ने कर लिया, अब एनआईए वाले भी कर लेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं होगा, कोई ऐसा विधायक नहीं होगा, अब तो मुझे लगता है कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा जिसके घर पे छापे ना पड़े हो, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार ना किया हो, जिस पे झूठे केस ना हुए हो। आम आदमी पार्टी रुख क्या है? मतलब मैं जवाब जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो आतंकी पन्नू है, उसने भी एक वीडियो जारी किया, अब इधर ये खबर आती है। मतलब ये सारी चीजें जनता तक पहुंच रही ना कि ये हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी का क्या जवाब है? मैं आज स्टेज से कह रही हूं कि आतंकवादी संगठन तालिबान ने अमित शाह जी को 10,000 करोड़ रुपया दिया। करिए उन पे एनआईए का केस, करके दिखाइए। मैं पब्लिकली ये स्टेटमेंट दे रही हूं, मैं चिट्ठी भी लिख के भेजूंगी। जैसे यहाँ पे किसी ने एलजी साहब को चिट्ठी लिख के भेजी, मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के भेजूंगी, मैं राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के भेजूंगी। अब आप बताइए, क्या इस पे जांच होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज के दिन में जो सारी एजेंसीज हैं,
इनका सिर्फ एक ही काम है कि विपक्ष के नेताओं पर एक एक करके केस करिए। कुछ विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो डर जाते हैं, जो दब जाते हैं, जो जिनको लगता है कि हमने भ्रष्टाचार किया है, हम जेल चले जाएंगे। जैसे ही उन पे केस होता है, चाहे एनआईए का हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हो, सीबीआई का हो, ईडी का हो, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। उनकी वॉशिंग मशीन से पाक साफ धुल के निकल आते हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, जिन्होंने तय कर लिया है कि हम इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं, तो वो जेल में बने रहते हैं। देखिए, अब क्या कहें, आपने वो सुना है ना कि अंगूर खट्टे होते हैं। तो कुमार विश्वास जी चाहते थे कि उनको लगता था कि अगर आम आदमी पार्टी की बुराई करेंगे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बोलेंगे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा पहुंचा दे। पर हुआ नहीं, तो अब क्या किया जा सकता है। नहीं जाती थी, लेकिन अनमोल आप ही ये बता दीजिए ना, पंजाब में हकीकत क्या है? पंजाब में किस बल से बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में है और खुद आप ही के पार्टी के लोग आपको छोड़कर उनके साथ जा रहे हैं और आप ही के ऊपर आरोप भी लगा। देखिए, बीजेपी किस दम पे लड़ रही है तो बीजेपी बता सकती है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि पंजाबी बीजेपी को पसंद नहीं करते। कुछ भी हो सकता है, डायनासोर वापस आ सकते हैं, लेकिन पंजाब में बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी का कोई आधार नहीं है पंजाब में, क्योंकि जो पंजाब हमारा स्टेट है ना, ये एक इसमें सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं। बाबा नानक की धरती है, हम लोग बांटे नहीं जा सकते। उनकी पॉलिटिक्स है धर्म की पॉलिटिक्स, और पंजाब में धर्मवाद नहीं चलता। प्यार से सब हिंदू सिख मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ पे दो सरकारें पहले कांग्रेस और अकाली दल बहुत लंबा समय रही है। उनकी जब लगातार उनको मौका देने के बावजूद भी उन्होंने विकास वाली, डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स नहीं चूज़ की, तो आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की सरकार लोगों ने बनाई है। और बीजेपी का कोई रोल नहीं है पंजाब की पॉलिटिक्स में। अनमोल, आप धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है मंदिर में, तरह तरह के धार्मिक आयोजन करवा रही है, तीर्थ यात्रा पर भेजने का काम भी किया जा रहा है, और दिवाली पर पूरी कैबिनेट एक साथ बैठकर पूजा करती हुई भी नजर आती है। तो आरोप तो वो भी लगा सकते हैं आप। तो क्या वो पॉलिटिशियन इंसान नहीं होते क्या? वो पूजा नहीं करेंगे? लेकिन उनका राम मंदिर, हर एक चीज़ को आपने देखिए, एक चीज़ को आप एजेंडा बनाते हो जब पब्लिक में, वो अच्छी बात नहीं। हम सब हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं। बीइंग अ पॉलिटिशियन हम लोग एक साथ, एक टीम है, एक परिवार है, हम सबकी पूजा करेंगे। लेकिन आप अगर एक मुद्दे को सिर्फ वोट के लिए यूज़ करोगे, वो अच्छी बात नहीं है। आप लोगों के विकास की बात करो ना। आपने लोगों की जेब में इनकम कैसे देनी है, आपने बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है, आपने बुजुर्गों की सेहत का ख्याल कैसे रखना है, आपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है, पढ़ाना कैसे है। अरे आस्था, खाली आस्था थोड़ी, ऐसे आपको विकास तो करना पड़ेगा ना। ऐसे सिर्फ आप एक मुद्दे पे चोन लड़ोगे तो ये एक अच्छे पॉलिटिशियन की, ये लोग जो भाजपा का देखिए एक एजेंडा है, ये अगली इलेक्शन के लिए वोट की पूरी की व्यवस्था करते हैं। इनका एजेंडा सिर्फ इलेक्शन है। पर आप बताइए ना, अगर वो धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग रहे तो वो किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? किस आधार पे मांग रहे हैं? उनके पास कोई और आधार ही नहीं है, उनके पास यही आधार है। उनके पास, आपने देखा नहीं, उन्होंने खुद गारंटी की बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मोदी जी की एक ही गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी, महंगाई की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी। यहाँ पर मैं आपसे डिफर करूंगा। आप कह रही गारंटी देना बंद कर दिया, अभी मोदी जी ने नई गारंटी जोड़ दी है उसमें, और वो गारंटी ये कि जितने भ्रष्टाचारी हैं इनके पास से जो पैसा है, जो ब्लैक मनी है, वो लिया जाएगा और गरीबों में बांटूंगा। ये संकल्प ले लिया है बीजेपी ने, से आप गारंटी मान सकते हैं, मोदी जी कह रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले ले वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी से पैसा, जिन्होंने वाटर स्कैम में हजारों करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे अजीत पवार जी से पैसा लें, जिनके बारे में कहते थे जेल में चक्की पीसेंगे, जेल में चक्की पीसिंग, और आज जेल में चक्की पीसिंग नहीं, डिप्टी सीएम बन गए अजीत पवार जी। तीसरा नंबर पे आएगा, इशारा आपकी तरफ था।
अरे पर पहले इनसे तो ले लें, इन्होंने तो बहुत हजारों करोड़ के स्कैम किए हैं। वो तो कहते थे, खुद मोदी जी कहते थे, उनका नाम ले लेके कहते थे कि जिसने इरिगेशन स्कैम किया, जिसने महाराष्ट्र सदन का स्कैम किया, जिसने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम किया, एक एक आदमी को जेल भेजूंगा, यही मोदी जी कहते थे। तो उनसे भी पैसा ले लें। ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन आपकी पार्टी के नेता बोलते थे ना सोनिया गांधी के खिलाफ भी, और उनके खिलाफ जिस तरीके से बोलते थे, आज तो आप अलायंस के साथ हैं और आप ही नेता बनी। देखिए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए आपको देश में एक संविधान की जरूरत है, देश में लोकतंत्र की जरूरत है। जो 2024 का चुनाव है, ये किसी एक पार्टी का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। क्योंकि अगर इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो 2024 के बाद फिर से वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात के लिए 2024 का चुनाव है। तो बिल्कुल, अगर किसी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, हम बिल्कुल उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन वो बोलने की जगह भी तो आपको इस देश का लोकतंत्र देता है। आज तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, सीबीआई का केस लगा दो। कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, ईडी के छापे मरवा दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, एनआईए का केस लगवा दो। तो अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, वो इस देश के संविधान के तहत होगी, इस देश के लोकतंत्र के तहत होगी। और आज इस देश के संविधान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इसी बलबूते आप लोगों के बीच भी हैं, और मैं जानती हूँ आगे भी आपका व्यस्त कार्यक्रम है और चुनाव प्रचार के तहत भी आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। लेकिन अनमोल, आपका अंदाज सदन में भी हमने देखा है और आपका अंदाज सदन में आने से पहले भी हमने देखा है। आप ही के सुरीले अंदाज में कोई खास संदेश इस चुनाव को लेकर आप रखना चाहें सामने? जी, मैंने अरविंद सर पे गाना बनाया है, अभी वो लॉन्च होगा। मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरा गला बुरे तरीके से आज ख़राब है। मैं कोशिश करती हूँ गाने की। देश को बचाने आया, बच्चों को पढ़ाने आया, गरीबों का वो है मसीहा, हाथ बहनों का बटाने आया, वो है केजरीवाल, वो है केजरीवाल जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप दोनों हमारे साथ सत्ता सम्मेलन में जुड़े, आप दोनों ने अपने राय रखी तमाम मुद्दों पर और हमारे सारे सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी और अनमोल, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।